कि आप जब संग संग होते हैं, यदि आज घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में कर देंगे। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के पटल पर। और आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, तो हम इसको एक गीत ऋषि का आश्रम भी कह सकते हैं। हमारे हाथ में है गीत गागर। ये गीत गागर लगातार 12-13 वर्षों से प्रकाशित है और बड़े जद्दोजहद के बाद प्रकाशित है, बड़े संघर्ष के बाद प्रकाशित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी पर संकट आया, तो वो साहित्यिक, सांस्कृतिक पत्रिकाओं पर आया। लेकिन उसके बावजूद भी एक गीतकार हैं, एक गीत ऋषि हैं, एक गीत और मुक्तकों के राजकुमार हैं, जो गीत को जिंदा रखना चाहते हैं, गीत गागर को जिंदा रखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिनेश प्रभा जी की, जो बहुत बड़े गीतकार हैं देश के। दिनेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ हैं। जगत जी, सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत करता हूँ। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दतिया का एक प्रखर पत्रकार, एक शानदार कवि और लेखक मेरे घर पर आएंगे। आज मेरा जन्मदिन है। उसकी बधाइयाँ मुझे खूब मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए, अभय जैन जी बैठे हुए हैं, बड़ी 12 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। आपका नाम सुना, जगत जी आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए। तो मैं आप सबका पहले तो बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। और कल्पना नहीं थी कि गीत गागर की आवाज दतिया से उठेगी, उसकी पीड़ा को कोई समझेगा। तो मैं बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूँ आपका। और चूंकि इस पत्रिका का जहाँ सवाल है, पूर्णतः तो मैं देखिए, मैं कवि हूँ, गीतकार हूँ। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का पूरा जीवन साहित्यिक आयोजनों में, कवि सम्मेलनों में और भी आयोजनों में निकला है। और इसको सिर्फ 12 साल हुए हैं। 12 साल मेरी उम्र आज 70 साल की हो गई। एक तो लंबा समय हो गया। 50 और 55 का जो अंतराल है सालों का, वो मेरा कविता से जुड़ा हुआ है और कवि सम्मेलनों में निकला है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी थी, 36 साल नौकरी की, तो मुझे कुछ करना तो था ही। करना जब मुझे था, तो मेरे दिमाग में यह आया है कि 50 साल का सफर करते हुए मंच के ऊपर मैंने देखा कि मंच की ऊंचाई तो कम हो रही है, फूहड़ कविताएं जिनको कोई समाज को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ऐसी चीजें वहां हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि कविता को बचाने का कुछ काम किया जाए। अब नौकरी से रिटायर होने के बाद वापस नौकरी करने का तो कोई ये जो मतलब उचित था भी नहीं। तो मैंने एक संकल्प के रूप में, एक अभियान के रूप में मैंने ये सोचा कि मुझे साहित्य सेवा में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। और रास्ता एक ही था कि उस समय गीत पर बड़ा संकट था। जो छंद मुक्त कविताएं बहुत तेजी के साथ ऊपर आ रही थी, जबकि मैं ये जानता था कि छंद अगर खत्म हो गया, लय अगर खत्म हो गई, मिठास अगर खत्म हो गई, तो गीत का तो नुकसान होना ही है। लेकिन हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जिसमें गीत बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, वो भी खत्म हो जाए। हमारी शादी में देखिए, हमारे यहाँ महिला संगीत होते हैं, महिलाएं गीत गाती है, नाच गाने होते हैं। वहाँ बिना लय के, बिना गीत के काम नहीं होता। हम पूजन करते हैं, आरती गाते हैं, तो वहाँ भी बिना आरती को गाए तो हमें जो गा नहीं सकते। माँ अपने बेटों को, बच्चों को सुलाती है तो लोरी ही सुनाती है, वो गा के ही सुनाती है। तो ये जो लयबद्ध चीज है, छंदबद्ध चीज है, यही हमारी सांस्कृतिक पहचान है, यही हमारी संस्कृति के प्राण है। यही सोच के मैंने इस कविता को बढ़ाने के लिए गीत गायन को शुरू किया था। और गीत को इसमें प्रधानता मैं इसलिए देता हूँ कि गीत लोगों तक पहुंचे। क्लिष्ट गीत हैं, उनके लिए भी इस मैगजीन में कोई जगह नहीं। जो सहज है, जो सहज हैं, लोगों तक पहुंचे,
जब तक पहुंचेगा नहीं तो वो गीत भी उनके लिए जो बहुत कठिन चीज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सरलता और सहजता इसको मैंने चुना। और जो छंद से ही जुड़े हुए लोग हैं उनको लाने की कोशिश की, वो चाहे नई पीढ़ी का हो, चाहे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी डायरियों में रचनाएं सड़ रही हों, पीली पड़ रही हों, क्योंकि उनको इसमें उनके जाने के बाद फिर जो एक धरोहर है हमारी अच्छे गीतों की, उससे लोग वंचित हो जाएंगे। तो मैंने उनको वहाँ पर उसी में बैठाने की कोशिश की। साथ ही नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, युवा कवि हैं, कवियत्रियाँ हैं, उनको मैंने लाने की कोशिश की। इससे ये एक फ़ायदा हुआ कि जो बड़े लोग हैं, वो ये देख पाते हैं कि छोटे क्या लिख रहे हैं, वो सुझाव दे सकते हैं। छोटों को ये लगता है कि हम बड़ों के बीच में बैठे हुए हैं, तो वो उल्लास से भर जाते हैं। अनुशासन में भी रहते उनको अनुशासन में भी रहते हैं, उनको ऊर्जा भी मिलती है। और एक साथ बिठाने का नतीजा ये हुआ कि एक साथ ये सारे वर्ग में लोकप्रिय हुए। तो आज ये इसको पूरे 12 साल हो गए हैं। जब 10 साल का फंक्शन हुआ था, इसका कार्यक्रम हुआ था, गीत गागर का दशक समारोह, तो ये भी एक संयोग था कि आप जैसे बढ़िया रचनाकार, बड़े विद्वान लोग जो शामिल हुए। मुझे गीत गागर की तरफ से आप लोगों के गले में दुशाला डालने का मौका मिला। तो ये एक अभी भी चल रही है गीत गागर, आप लोगों की शुभकामनाओं से, और चलना चाहिए। बहुत संकट होते हैं पत्रिका के मामले में, वो बड़े संकट हैं, उससे हर कोई नहीं जूझ पाएगा। क्योंकि मैंने कारखाने में काम किया, मुझे पता है कि श्रम क्या होता है, सारी की सारी चीज। तो मैंने वो श्रम शक्ति यहाँ भी लगाई, तभी वो 12 वर्षों से तभी निरंतर 12 वर्षों से। वरना तो संकट तो इतने बड़े हैं कि बंद हो भी गई हैं। बहुत सी पत्रिकाएं कोरोना में तो बहुत सी ई पत्रिका में भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि आदमी छपाएगा कैसे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। अब सरस्वती की मेहरबानी है कि चूंकि मैं मंच से जुड़ा हुआ था, ज्यादा शो कंडीशन नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो वहां से कुछ मिल जाता है, उससे हम अपनी दाल रोटी भी खाएं और इसको भी जिंदा रखें। तो ये एक सोच चला है, इसलिए ये पत्रिका जिंदा है गीत गागर। और नहीं तो कोई कसर बाकी ना तो सरकार की ओर से छूटी है, और ना जिनको हम साहित्यकार समझते हैं उनमें भी ये संवेदनशीलता है। हर आदमी चाहता है कि उसको खूब जगह मिले, खूब उसकी रचनाएं छपे, खूब उसके सम्मान के समाचार आए, खूब उसकी समीक्षाएं। लेकिन इतना संवेदनशील कौन है कि वो ये सोचे कि ये पत्रिका जिंदा कैसे रहे। अगर हमको किसी पेड़ के ऊपर बसेरा बनाना है, पंछी अपने कलरव करें, उस पे जो उनके बच्चे अंडे रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि पेड़ को बचाया जाए। पेड़ नहीं बचेगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मैं हमेशा आग्रह करता हूँ, हम तो मंच के कवि हैं, हम रचना पढ़कर भी जो हमारी अगर सुनाने की प्यास है तो वो बुझ जाएगी। हम दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, हमको वहां बुला लिया जाता है तो वहां भी हम रचना पढ़ते हैं, आकाशवाणी भी बुलाती है। लेकिन जिनकी जगह ये नहीं है और वो सिर्फ लिखते ही हैं, तो उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं हम ये सारी की सारी चीजें। तो मेरी उम्मीद रहती है कि उन लोगों को एक संपादक की परेशानी समझते हुए किसके लिए त्याग कर रहा है। आज जो अखबार है हमारे घर में यदि किसी का निधन हो जाता है तो कुछ जरा सी इंच जगह मिलती है शव यात्रा के लिए या पगड़ी रस्म के लिए, कॉमर्शियल होती है, और उतनी ही पंक्तियां लिखने के लिए आपको 2,500-3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ हम पृष्ठ देते हैं अपने साथियों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा एक सदस्यता शुल्क होती है, लोग उससे बच निकलते हैं। तो इसलिए मुझे कभी कभी खतरा लगता है कि जिनके लिए हम निकालते हैं वो इसको जिंदा रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। निकाली जाए तो किसके लिए निकाली जाए, ये भी एक संकट है इसका। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है कि जिनके लिए हम कर रहे हैं वो कितने संवेदनशील हैं इसके लिए, मुझे लगता है। बाकी तो चल रही है, आप लोगों की शुभकामनाएं हुए तो फिर चलेंगी। नहीं, वो निरंतर चलती रहेगी गीत गागर। दूसरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप मंचों पे पिछले
करीब करीब 40, 45, 50 वर्षों से है। तो जो एक दो तीन चीजें आई हैं, जैसे एक आपने जिक्र किया अश्लीलता का, और दूसरा और जो चीज आई है वो है कविता चोरी, जो बड़ा मुद्दा है आजकल। आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, बहुत सारे लोग आपकी रचनाओं को पढ़ पढ़ के बड़े कवि बन गए हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये इतना कठिन प्रश्न भी है और वाजिब प्रश्न भी है। अब आपने जो अश्लीलता फूहड़ता की बात की है, पहली बात तो यह है कि कवि शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। वो भाषा का शिल्पकार होता है, वो लोगों को तहजीब सिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि ये जो फूहड़ता की ओर बढ़ता है तो कम से कम वो कविता के रास्ते से तो भटकता भटक है। गया। सीधी बात यह है। सही। हाँ, तो कवि होना अपने आप में बहुत बड़ी ऊंचाई है। आपको यदि मंच पर बिठाया जाता है, हजारों लोग नीचे बैठते हैं और आप ऊपर बैठते हैं, आपका आसन ऊपर है, तो निश्चित है कि कविता बहुत बड़ी चीज है। कवि बहुत बड़ी चीज है, तभी आपको वहां पर मिला भी है आसन, सम्मान भी मिलता है। सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है यार। अब ऐसे में मैंने अक्सर ये कहा कि जो कवि है ना, वो एक मछली की तरह होता है। उसका काम होता है पानी को साफ करना। लेकिन कवियों में मैं मगरमच्छ की शक्ल देख रहा हूँ, जिनका भारी शरीर होता है, पैर इधर मारते हैं, इधर कुलाटे मारते हैं, पता पड़ा है कि जो एक अच्छा साफ जो तालाब है उसको गंदा करते हैं। तो कभी कभी कल्पना करता हूँ कि वो छोटी मछली बेचारी कितनी भी अच्छी है, साफ करने का काम करती है, वो कितना ही शक्ति लगाएगी उसको साफ करने में। एक बात ये अच्छे रचनाकार का सबसे बड़ा संकट है। और दूसरा ये भी है कि छोटी मछली जो भी होती है उसको खा भी लिया जाता है। तो एक अच्छा रचनाकार कैसे है जो मतलब इसको ठीक करेगा मंच को, ये उसका संकट है। लेकिन यदि वो चुप बैठता है तो फिर हौसले भी बढ़ते हैं। जिन बड़े बड़े कवियों को लेकर हमने रचनाएं सीखी हैं, पढ़ी हैं, बाल सभा में हम लोग पढ़े हैं, फिर देखा कि ये जो वो कैसा लिखते थे, क्या है, तभी आज हम इस लायक हुए भी हैं। अब हम किसी मकान को बनाते हैं, उसकी तराई इसलिए करते हैं कि वो दीवार मजबूत हो। और पता पड़ा कि तराई करने के बाद जिन लोगों ने उसमें कोई कुदाली चलाना शुरू कर देगा, कील ठोकने में जब इतनी तकलीफ होती है, छेद होने में, तो पूरी दीवार को गिराने में क्या है। तो कवि सम्मेलन का जो मंच है वो आजकल उस अच्छी दीवार को गिराने का काम कर रहा है। और मेरा ये प्रयास है कि कवि सम्मेलन का मंच है तो वहां से कविता ही पढ़ी जाए, कवि ही लोग उसमें शुमार हों और समाज में जन जागरण फैलाएं। जो भी कुछ गलत हो रहा है, कवि का काम रास्ता दिखाना होता है, रास्ता भटकना नहीं होता। तो मैं उस भटकन को बचाने के लिए थोड़ा विरोध करता हूँ और कविता को जिंदा रखने के लिए पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे थोड़े से प्रयास हैं। आपने चोरी का नहीं बताया, जो चोरी हाँ, स्थापित हो गया। अब मुझे ये बताइए कि पहली बात तो चोरी एक अपराध होती है। जब अपराध है तो कवि का काम क्या अपराध करना है? भाई कवि तो एक साहूकार होता है, सीधा सीधा अपनी कविताओं का मालिक होता है, अपनी प्रतिभा का एक धन कुबेर होता है, एक सच पूछा जाए तो ये वाली जो मानसिकता कम से कम उस मंच पर कैसे आई जिसको सबसे ऊंचा माना जाता है। आप देखिए, जब हमारे ये सरकारें आयोजन करती हैं, ये संस्थाएं करती हैं, तो बड़े बड़े IAS अधिकारी नीचे बैठे होते हैं, जिन्होंने कितनी मेहनत करके जो इस तरह की परीक्षाएं पास करके वो लोग वहां पर बैठे हैं, वो आपको आमंत्रित करते हैं, सम्मान देते हैं, आपसे ज्यादा योग्य हैं वो। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो आप कहीं भी जो नहीं है जो मतलब लगेंगे, लेकिन वो लोग नीचे बैठते हैं, आपको आदर देते हैं और आप मंच के ऊपर बिस्तर की बातें करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, आलिंगन की बातें करते हैं, छेड़छाड़ की बातें करते हैं। तो मुझे बताओ कि इसीलिए बुलाया गया था क्या? ये तो हम बैठ के भी चुटकुले सुना सकते हैं, हंसा सकते हैं। आप सार्वजनिक
ऊंचे मंच से नीची गिरी हुई बातें कैसे कैसे कर सकते हैं? ये कवि का धर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चोरी तो चोरी ही है। अब सबसे बड़ा संकट तो ये हो रहा है कि ये इसने पोले खोलना शुरू कर दी मोबाइल ने। जब ये नहीं था तब सब चल रहा था। तो पता पड़ा कि भोपाल का बेचारा कवि है, भोपाल में बैठा है और आपके दतिया में जाकर है जो किसी ने भी रचना सुना दी। अब उसको क्या मालूम है, वो पीछा तो करेगा नहीं। और श्रोताओं को क्या मालूम है कि ये किसकी सुना रहा है। तो कहते हैं ना कि जब 100 बार झूठ बोला जाता है तो वो बात सही लगने लगती है। हम जैसा प्राइवेट नौकरी करने वाला, जिसका जाने का समय होता था लेकिन आने का समय नहीं होता है, मुझे बताओ कवि सम्मेलन में कवियों का पीछा थोड़ी करेगा। अब नहीं करेगा। और जिन्होंने धंधा बना लिया है वो तो दिन रात यही काम करेंगे। जब दिन रात यही काम करेंगे और बार बार आप वही चीज पढ़ेंगे तो लोग समझेंगे कि वो जो आप ही की रचना है। और गलती से दतिया में दिनेश प्रभात जी को बुला लिया और उन्होंने वो पढ़ दी तो वो ये कहेंगे कि जो पहले पढ़ गया है उसकी रचना ये पढ़ रहे हैं। तो चोर साहूकार बन जाता है, साहूकार चोर बन जाता है। तो क्या वो जो एक ईमानदार रचनाकार है वो क्या मंच के ऊपर स्पष्टीकरण देगा कि ये मेरी है? तो ये चोरी का जो काम है अक्षम्य है, छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। अफसोस की बात यह है कि ये बड़ा अपराध महा बड़े लोग कर रहे हैं। दुख इस बात का है। आप शिक्षा क्यों दे रहे हैं? छोटों का मान लेते हैं। एक में इच्छा जाती है कि यार हम ताजिया मिले हैं, हमें लोग सराहे हैं, हम उनमें एक नायक की स्थिति हमारी उभर कर आए। छोटों में ये बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन घर में भी यदि किसी भी चीज को जो चोरी की बात आती है तो माता पिता रोकते हैं कि बेटे चोरी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर मंच के बड़े लोगों का काम है कि छोटे भटक रहे हैं तो उनको टोके, उनको रोके, उनसे कहे कि नहीं भाई अपना लिखोगे तो जिंदा रहोगे, मौलिक लिखोगे तो ऊंचा। लेकिन भटक रहे हैं। धंधे की कुछ ऐसी मांग है क्या कि आप भी उसी रास्ते पे चल पड़ो? अगर आपको वैष्णो देवी के दर्शन करना है तो जब तक कटरा से 14 किलोमीटर पैदल नहीं चलेंगे तो आपको दर्शन के आनंद नहीं आएंगे। अब हेलीकॉप्टर से सीधे आप वहां उड़ गए तो वो हेलीकॉप्टर तो मंदिर के गुंबद से भी ऊंचा रहता है, तो क्या आप देवी देवताओं से भी ऊपर हो जाएंगे? तो ये सीधा का सीधा जो मामला है चोरी का, कहने में बड़ी झिझक होती है कभी कभी। तो बड़े क्यों इस रास्ते को चुने हुए हैं? और फिर छोटे को आप है जो कैसे रोक देंगे? धन की आप बात कर रहे हैं ना, इसी भोपाल में 5 कवि खत्म हो गए हैं दुर्घटना में, एक्सीडेंट में विदिशा से भोपाल आते समय। उन कवियों को मैंने ही विदा किया था सार्थक होटल से, और मेरे शहर नरसिंहगढ़ ही उनको जाना था दूसरे दिन कवि सम्मेलन में। संयोग ऐसा था कि मेरी शादी की वर्षगांठ थी 9 जून को और 8 को के बाद वो सीधे यहीं पर आने वाले थे और मैंने उनके लिए इंतजाम किया था स्वागत के लिए। उन्होंने कहा कि हम आपके वो बधाई देकर वो चाय नाश्ता करा कर हम लोग रवाना होंगे, लेकिन वो मेरे घर नहीं आ पाए। उन्होंने रास्ता बदल दिया और सारे के सारे लोग एक्सीडेंट में ऊपर चल गए। और व्यास तो महीने भर के बाद गए इलाज के बाद भी। लेकिन मुझे बताइए कि ये पैसे की भूख नहीं है तो और क्या है? घर वालों को छोड़कर है जो आप इतना भागते फिरते हैं और फिर टाइम बेटाइम भागते हैं। आप दिन में सफर करिए, आ जाइए, रात में एक जगह से लेकिन दूसरी जगह आप जाना है तो ये सीधा सीधा। अब मुझे एक चीज बताइए, यदि आप पैसों के लिए ये सारा काम कर रहे हैं तो जो कवि लोग खत्म हो गए हैं वो लिफाफा भी लेके आए होंगे, उनके वो पैसे कहाँ गए? कितना ले गए साथ में? कितना साथ में ले गए? और उनके जो बच्चे भी नहीं, बच्चे किसने ध्यान दिया उनकी मौत के पीछे? तो पैसा क्या इतना महत्वपूर्ण है कि एक पत्नी अपने पति से वंचित हो जाए, बेटे अपने अभिभावक या पिता से वंचित हो जाएं? और आपके पास इतना भी तो समय नहीं है कि अगर आपको अच्छा खासा पारिश्रमिक मिलता है तो आप कभी घर जाते हैं तो अपने बच्चों को बाजार ले जाएं, उनकी मनपसंद चीज जो दिला दें, पत्नी को ले जाएं। आप इस पैसे के पीछे कितनों को खोते हैं?
घर वालों की खुशियां खोते हैं, समाज को प्रदूषित करते हैं कुछ तो भी सुनाकर। अगर वहां भी आपके सबसे लिए बड़ा अपराध यही है। सबसे बड़ा अपराध ये है कि आप पैसा लेकर अपराध करते हैं। थोड़ा यही अपराध है कि पैसा इसलिए थोड़ी दिया जाता, पैसा तो भाई साफ सफाई के लिए दिया जाता है। आप हाँ, गंदगी कर रहे हो। हमारे सामने भी नगर निगम का आता है, उसको तनख्वाह मिलती होगी, लेकिन वो सफाई करता है, गंदगी नहीं फैलाता है, जबकि वो कम पढ़ा लिखा होता है। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हैं, कवि ऊंचे हैं, आसन आप पे बैठे हो, ऊंचे आसन पर बैठे हैं, और वहां से आप, और उसके गंदगी कर रहे बाद यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी आवाज उठाता है, सही बात कहता है, तो आप चोरी के साथ सीनाजोरी भी करते हैं। आप उसको गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। जिसकी सफेद कमीज है, आप उस पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। जिसका चेहरा तो ये नहीं, गैंगबाजी भी तो है ना, वो पूरा गैंग आ जाता है। पूरी गैंगबाजी है भाई। इसमें गुटबाजियां इसमें हैं, गैंगबाजी इसमें हैं, गिरोहबाजी इसमें हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्याएं इसमें हैं। कब वो एक हो जाते हैं, कब सांप नेवले की तरह उनके रिश्ते हो जाते हैं, ये तो अंदर की बात है सारी की सारी। और ये सारे मिलकर है जो, मतलब है जो स्थितियां कवि सम्मेलन की ठीक नहीं है। मैं लगातार है जो फेसबुक पर भी लिखता हूँ, बचाने के लिए लिखता हूँ। कवि कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। कवि सम्मेलन मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं घृणा करूं। मेरा उससे पेट पलता है, मेरा परिवार पलता है। मेरा यदि घर अगर ये बना हुआ है तो ये कवि सम्मेलन के पैसे से बना हुआ है। लेकिन मेरा घर उतना ही बड़ा है जिसमें मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मुझे कोई फार्म हाउस नहीं बनाना है बड़े बड़े, या धंधे नहीं करना है। छत चाहिए थी, छत चाहिए थी। मेरी छत मेरे पास है। मुझे अच्छे कपड़े पहनने के मिलते हैं, मैं पहनता हूँ। आप जैसे मेहमान आते हैं, मुझे उनका स्वागत करना है, तो मैं उनको भूखा नहीं जाने देता अपने घर से। तो इतनी ही तो जरूरतें हैं आदमी की। वो होती हैं तो फिर इतनी भागा दौड़ क्यों करते हो? अपने घर को स्वर्ग बनाइए। बच्चों को पिता मिलना चाहिए, पत्नी को जो पति के दर्शन होते रहना चाहिए। इसमें कहीं से कोई इस तरह की कविता तो कोई सीख देती ही नहीं है कि आप है जो गलत करिए, ये भटका है। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज उलट रही है, पूरी उल्टी। आप किसी को कायदे की बात करेंगे ना तो वो आपसे घृणा करने लगेगा, आपको नजर से गिराने की कोशिश करेगा, और अफवाहें भी फैलाएगा। अरे यार वो तो इस तरह की सीख देते हैं। मतलब ये है कि या तो हम उनकी तरह बने तो वो खुश हो जाएंगे, और नहीं बनते हैं ये चुप रहें, तटस्थ हो जाएं, तो फिर वो जो अच्छा मेंटेन करेंगे। लेकिन आप सही बात कहिए मत, कविता वो आप चुराइए मत, ये मत बोलिए हैं। द्व्यर्थी संवाद मत बोलिए, ये मतलब कहिए मत, उनको टोकिए मत किसी भी तरह का। वो इसी में प्रसन्नता महसूस करते हैं। सबसे बड़ा दर्द यही है। प्रशंसा करिए बस। किसी को बड़े बड़े कवि हैं पता भी होगा, लेकिन वो बताएंगे नहीं। लेकिन हकीकत में ये है कि कवि सम्मेलन की शुरुआत क्यों हुई, बुनियादी चीज ये क्यों इस तरह का मतलब हुआ, इसके बारे में आदमी को जानना चाहिए। कवि सम्मेलन को 100 साल से ऊपर हो गए। देखिए, नीरज हमारे बीच में नहीं है, अभी बाल कवि बैरागी हमारे बीच में नहीं है, मैं अल्लड़ बीकानेरी के साथ है जो बैठा हुआ हूँ, और हमारे उर्मिलेश भी थे। सागर आजमी जैसा शायर, प्यारा शायर था जिसको लोग सुनते थे। हजारों कवि होंगे ऐसे जिनकी अपनी एक इमेज थी। आप उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि नीरज जी ने इनकी नकल की है या बच्चन जी ने इनकी की है। सबका अपना रंग था। बलवीर सिंह रंग रहे हैं, आप दिन कर रहे हैं, गोपाल सिंह नेपाली रहे हैं, लेकिन महादेवी रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान रही हैं, लेकिन सबकी अलग अलग पहचान है। तो मुझे ये बताओ कि इनके रास्ते पर चलने में आपको दिक्कत क्या है? धुनें जिसको देखो वही है जो एक ही में सुना रहा है। अगर 10 कवियों को या कवित्रियों को बुला लें तो पता पड़ा कि ये भी उसी पे है, ये भी वही सुना रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ने डोर छोड़ी, दूसरे ने पकड़ ली, फिर उसने दूसरे को पकड़ा दी, फिर वही शुरू हो गए। तो फिर कवि सम्मेलन की हत्या नहीं हुई तो क्या हुई? कभी देखें इकट्ठा बुला के एक साथ 10 कवित्रियों को बुला लें, सभी एक सी पढ़ेंगी। तो कवि सम्मेलन इतने रसातल में गया है, पहले आपको अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि आप कवि हैं, आपने कवि सम्मेलनों में भाग लिया है।
पहले कोई समय 10 बजे से पहले शुरू नहीं होते थे, पहली बात। रात भर चलते थे। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका नाम प्रभात है, और प्रभात होते समय तक मैंने रचना पढ़ी है, और लोग रजाई लेके भी बैठे रहते थे, सुनते थे। नीरज तो कोई फोड़ कवि नहीं थे, उन्होंने कभी कोई चुटकुले तो सुनाए नहीं। सीधा गीत। जितने भी बड़े-बड़े जो गीतकार रहे हैं वो, और इतने डूब के सुनाते थे, उतना ही डूब के सारे सुनते भी थे, सारे के सारे लोग। तो मुझे ये समझ में नहीं आया है कि कवि सम्मेलन को भटकाने की, उसको अश्लीलता की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप नई पीढ़ी अब ये नीरज संध्या मनाएंगे, कुंवर बेचैन की संध्या मनाएंगे, आज के लोगों की योरी, तो आप ऐसे मौके तो बड़ा है जो उनको याद करते हो, लेकिन उनके रास्ते पे नहीं चलते आप बिल्कुल भी। तो ये समझ में नहीं आते, तो ये पाखंड नहीं है तो और क्या है कि आप करना कुछ चाहते हैं, दिखाना है जो कुछ जो चाहते हैं, सीधी सीधी बात ये है। तो यही है जो मेरा कहना है मंच को लेकर कि इसके गिराने में हमारे देख, अरे रात भर चलता था, 4-5 दौर चलता था, बार बार बुलाया जाता, जिसको पब्लिक कहती थी उसको उठाया जाता, सारा समय था उसमें, श्रोता भी खुश होते थे, और ये जो कभी लोग भी उनको लगता था कि हमारी कितनी मतलब डिमांड है, कितना हमको पसंद किया जाता है। आज क्या होता है, आज 3 घंटे में खत्म हो जाता है। तो हमने उसका समय इतना लंबा था, उसको सिकोड़ दिया। कविता होती थी तो कविता को हमने मात्र जो 10-20% सिकोड़ दिया है। 80% में या तो फोड़ता होगी, अश्लीलता होगी, चुटकुले होंगे, और इनमें से भी अधिकांश हिस्सा तालियों की भीख मांगने में निकले। कवि को उठाएंगे तो तालियां बजाइए, बीच में है जो पढ़ रहा है वो भले गले में नहीं उतरे तो भी तालियां बजाइए, जो पंक्तियां नहीं पढ़ी हैं उसकी भी एडवांस में तालियां दीजिए, बैठे हैं तो तालियां दीजिए, नए कवि को बुलाएंगे तो उसके पहले पुराने पिछले वाले कवि के बारे में तालियां बजाइए। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी कविता ऐसी है जो व्यक्ति को भिखारी बनाती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर आपने आज यहाँ पर आदरणीय प्रभात जी ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। और निश्चित तौर से कविता भिखारी नहीं बनाती है, भीख नहीं, बल्कि सीख का एक माध्यम है। और कवि सम्मेलनों से पहले सीख लेकर जाते थे, लेकिन अब वो चीजें सब नदारद हैं। अब चोरी भी होती है, अश्लीलता भी कवि सम्मेलनों के मंच पर होती है, कवि को डांटा जाता है और अपराधी करार दिया जाता है। बिल्कुल, जो मूल कवि है उसको हतोत्साहित भी किया जाता है। तो आज प्रभात जी के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छे विषयों पर बातचीत हुई। आगे फिर एक कवि के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में, कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में, और चाहोगे तो कर लेंगे तो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। आप जब संग संग होते हैं, क्या बात है, कि आप जब संग संग होते हैं, और एक एक पल पतंग होते हैं, और आप पायल से जब खनकते हैं, और स्वर मेरे जल तरंग होते हैं, और आप पायल से जब खनकते हैं, स्वर मेरे जल तरंग होते हैं।